हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी। इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं हमने एसएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, रेलवे और अन्य जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों से हमने लिया है और यही प्रश्न बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है ये वाष्प में बदलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता है। अच्छा, आपको ये भी एक बात याद होनी चाहिए, एक होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जिसे बोलते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर किसी निकाय में कोई ऊष्मा ऊर्जा शेष नहीं रहती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? 0 केल्विन होती है, या हम कह सकते हैं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, या हम ये कह सकते हैं कि -460 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये माइनस में होता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो टेम्परेचर होता है ये 0 केल्विन होता है, या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, या -460 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस टेम्परेचर पे जो सिस्टम है, जो निकाय है, उसमें कोई ऊर्जा शेष नहीं रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या होता है, तो केल्विन बराबर जो होता है सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री। अगर इसमें के प्लेस पे आप 0 रख देंगे तो जो सी की वैल्यू आएगी -273.15 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये जो था केल्विन और सेल्सियस में रिलेशनशिप था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ़ारेनहाइट होता है, जो सेल्सियस होता है और केल्विन होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है, तो इसका जो रिलेशन होता है F-32/180 इक्वल टू C/100 इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 100। 180 को 100 को आप 20 से काट सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो 9 आएगा, इसको काटेंगे 5 आएगा, इसको काटेंगे 5 आएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में जो रिलेशन होता है F-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू K-273/5 होता है। तो ये जो होता है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन होता है। आप इससे किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कर सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में कर सकते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है ये एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ध्वनि की तीव्रता का जो फार्मूला होता है I इक्वल टू 2 π² न्यू स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर रो सी, जहाँ पे जो ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है ध्वनि का, ये जो डेल्टा है, डेल्टा जो है ये एम्पलीट्यूड है किसका? साउंड का, ध्वनि का। रो जो है ये क्या है? डेंसिटी है किसका? मीडियम का, जिसमें हमारा साउंड जो है ट्रेवल कर रहा है। और ये जो सी है, ये सी जो है ये स्पीड की लाइट है, लाइट की स्पीड है। तो आपका जो इंटेंसिटी के जो फार्मूला होता है ये होता है 2 π² न्यू स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर रो और सी। अगला क्वेश्चन है,
अधिक ऊंचाई पर पानी के क्वथनांक में कमी होने का कारण क्या है? यानी कि जब ऊंचाई पे आप जाते हैं तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट में कमी आती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय जो दाब है ये कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण जो पानी है कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होना शुरू हो जाता है, जिससे कि खाना हमारा जल्दी पच जाता है। चूँकि ऊंचाइयों पर जाने पर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसीलिए जब कोई व्यक्ति पहाड़ों पे चढ़ता है तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर उसके नाक से खून बहने लगता है। इसका कारण ये है कि जो वायुमंडलीय दाब है ये कम हो गया है और जो मनुष्य का जो दाब है, ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है। ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने से नसें फट जाती हैं, जिससे कि मनुष्य के नाक से खून बहने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण ऊंचाई पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जिस तापमान पर हमारा जो वाटर है उबलना शुरू हो जाता है उसे जल का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड की जड़ता का जो क्षण है किस पर निर्भर करता है? यानी मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया है बॉडी का किस पे निर्भर करता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी का ये निर्भर करता है एंगुलर वेलोसिटी पर, यानी कि कोणीय वेग पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु की शुद्धता निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जा सकती है? धातु की जो शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है आर्किमिडीज सिद्धांत, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है कि किसी तरल माध्यम में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है उस वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, एक कंटेनर है, इसमें जल भरा हुआ है। तो ये जो हमारा जो डूबी हुई वस्तु है इसके द्वारा जो जल हटाया गया है उसका भार जल द्वारा इस वस्तु पे लगाया गया जो उत्प्लावन बल है उसके भार के बराबर होगा। वही बात इसमें लिखा गया है कि किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। पास्कल का नियम क्या है? पास्कल का नियम यह है कि किसी भी बंद द्रव्य पर कम क्षेत्र मतलब कम क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है बड़े क्षेत्रफल पर अधिक मात्रा में बल प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि किसी भी बंद द्रव्य पर कम क्षेत्रफल पर कम बल लगाकर हम बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में बल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो एरिया है कम है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। तो कम एरिया पे हमने कम फोर्स लगा के बड़े एरिया पे हमने ज़्यादा फोर्स को प्राप्त कर लिया है। यहाँ से अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बायल्स का नियम क्या है? बायल्स का नियम ये है कि नियत ताप पर गैस का जो आयतन होता है ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा जो आयतन है ये क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर अगर कम करेंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। यही बायल्स का नियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी थ्रेशोल्ड आवृत्ति से संबंधित है? तो थ्रेशोल्ड आवृत्ति से संबंधित है कौन सा इसमें? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंपन स्ट्रिंग के नियमों का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो कंपन स्ट्रिंग यानी कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के जो नियम हो इसको अध्ययन करने के लिए हम सोनोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है सोनोमीटर। अब आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट और वो क्या क्या मेजर करते हैं ये आपको याद होना चाहिए।
अल्टीमीटर का जो यूज किया जाता है हाइट मापने में यूज किया जाता है। एनेमोमीटर का इस्तेमाल वायु की गति को मापने में किया जाता है। बोलोमीटर का उपयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण को मेजर करने में किया जाता है। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को मापने में यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी कि विशिष्ट गुरुत्व है इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर को। तो हाइड्रोमीटर को और हाइग्रोमीटर से कंफ्यूज मत होना। हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है आर्द्रता को नापने में। सोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है बहरे मनुष्य की श्रवण शक्ति नापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत आवेश को नापने में। तो इलेक्ट्रोमीटर का यूज विद्युत आवेश को नापने में और अमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है विद्युत धारा को मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है सोनोमीटर, यानी कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को नियमों को अध्ययन करने के लिए हम सोनोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरे की तरंग दैर्घ्य मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक्सरे की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है ये किस पे निर्भर करता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पास्कल्स प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के प्रथम नियम को किस रूप में जाना जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। जड़त्व का नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। न्यूटन के कुल 3 नियम हैं, जिसे पहला जो नियम है जड़त्व का नियम है। दूसरा जो है ये हो F = m/a, ये दूसरा नियम है। और तीसरा जो नियम है एक्शन एंड रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल की सामग्रियों की अवधि निर्धारित करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग करने वाली प्रणाली कौन सी है। तो जो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड में हम मटेरियल के जांच करते हैं इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग का। तो सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। कार्बन डेटिंग का हम उपयोग करते हैं जीवाश्म की आयु की गणना करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो केन शुगर यानी कि जो गन्ना है ये इन चारों ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है किस अवस्थाओं में सर्वाधिक लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर पाया जाता है। तो ये जो आयरन पाया जाता है सर्वाधिक अवस्था में Fe2O3 के फॉर्म में। तो सही आंसर है इसका Fe2O3। अगला क्वेश्चन है कमर्शियल जो नाइट्रिक एसिड होता है ये रंगीन होता है, क्यों, इसका कारण क्या है। कमर्शियल जो नाइट्रिक एसिड होने का रंगीन होने का जो कारण है इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन का उपयोग करते हैं। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला है CH4। दलदली स्थानों पे मार्स गैस मिलता है और धान के खेतों से भी मार्स गैस यानी मीथेन गैस निकलती है और जो पशु जुगाली करते हैं उनसे भी मीथेन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। अब आपको कुछ जो केमिकल कंपाउंड और उनके केमिकल नेम हैं ये मालूम होना चाहिए। बेकिंग पाउडर को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं।
इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। ब्लू विट्रॉल यानी कि नीला थोथा, इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट और इसका केमिकल फार्मूला होता है CuSO4.XH2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2। क्लोरोफॉर्म को हम ट्राईक्लोरोमेथेन के नाम से जानते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है CHCl3। चाक यानी कि खड़िया मार्बल, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका फार्मूला होता है CaCO3। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो रासायनिक सूत्र है KOH है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, केमिकल फार्मूला है NaOH। शुष्क बर्फ़ जिसे ड्राई आइस कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका केमिकल फार्मूला है CO2। एप्सम का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र है MgSO4। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। ग्रीन विट्रॉल का जो रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट है और इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4। हैवी वाटर भारी जल, इसका जो रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, केमिकल फार्मूला है DTO। विनेगार सिरका, इसका रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड और रासायनिक सूत्र है CH3COOH। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला है Na2CO3। स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो रासायनिक सूत्र है COH2 है। पोटास एलम यानी फिटकरी, इसका जो रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है और जो इसका रासायनिक सूत्र है Kal2SO4.12H2O। क्विक लाइम का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र है CaO। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O। मोहर साल्ट्स का रासायनिक नाम है अमोनियम फेरस सल्फेट, केमिकल जो फार्मूला है NH4 FeSO4.6H2O। वाइट विट्रॉल, इसका जो रासायनिक नाम है जिंक सल्फेट है, इसका रासायनिक सूत्र है ZnSO4.7H2O। मार्स गैस मीथेन रासायनिक नाम है CH4, इसका रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशिया का जो रासायनिक नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, रासायनिक सूत्र है MgO। लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है और जो रासायनिक सूत्र है N2O है। वर्मेलियम का रासायनिक जो नाम है मर्क्यूरिक सल्फेट है और रासायनिक सूत्र है HGS। शुगर का जो रासायनिक नाम है सुक्रोज है और इसका जो रासायनिक सूत्र है C12H22O11 है। TNT को ट्राई नाइट्रोटोलुइन के नाम से जाना जाता है और ट्राई नाइट्रोटोलुइन ही इसका रासायनिक नाम है, इसका फार्मूला है C7H5N3O6। बालू सैंड का रासायनिक नाम है सिलिकॉन ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है SiO2। तो ये सभी जो रासायनिक कंपाउंड हैं और उनके जो रासायनिक नाम है रासायनिक सूत्र हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस शीतल पेय में उपस्थित होती है? यानी कि जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसमें कौन सी गैस होती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। हीट पेसमेकर में किस रेडियोधर्मी तत्व यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग किया जाता है? तो पेसमेकर में हम प्लूटोनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसका उपयोग हम करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी प्लूटोनियम। शुष्क सेल में एनोड में क्या शामिल होता है? जो ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल में क्या होता है एनोड के रूप में? तो जिंक जो है एनोड के रूप में होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी जिंक।
दूध एक कोलाइडी प्रणाली है जिसमें क्या होता है? दूध एक कोलाइडल सिस्टम है, इसमें जो वसा जो है पानी में बिखरी हुई होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। कोलाइडी विलयन जो होता है विषमांगी प्रकृति के होते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। कोलाइडी विलयन के जो एग्जाम्पल हैं दूध, दही, धुआं, कोहरा, मानव रक्त आदि, ये सभी जो हैं कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन के द्वारा किया गया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जोहानसन। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कुल 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 पेयर्स। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में धागे जैसी संरचनाओं के रूप में गुणसूत्रों का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले गुणसूत्रों का वर्णन नाभिक में धागे जैसी संरचनाओं के रूप में किया गया था स्ट्रासबर्ग के द्वारा। तो सही आंसर है स्ट्रासबर्ग। अगला क्वेश्चन है, जीन किसके बने होते हैं? जीन जो ये बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जीन हमारे बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों द्वारा आनुवंशिक जानकारी को कोशिका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जो डीएनए होता है, जिसका पूरा नाम है डीएनए जो होता है, इसके द्वारा आनुवंशिक जो जानकारी है, यानी कि जो जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है, एक कोशिका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डीएनए। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन सा है? गुणसूत्रों में आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला जो पदार्थ है वो है डीएनए। तो आंसर होगा सही ऑप्शन है, डीएनए। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसको संदर्भित करता है? जीन शब्द जो है ये डीएनए का एक भाग होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, डीएनए का एक भाग। अगला क्वेश्चन है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस यानी कि अलगाव और प्रभुत्व के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? अलगाव और प्रभुत्व के नियम जो दिए गए थे ये मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मेंडल। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एक जीन एक एंजाइम यानी कि 1 जीन 1 एंजाइम, ये दिया गया था बीडल और टैटम के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बीडल और टैटम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीबायोटिक है? तो इन सब में एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और यह एक एंटीबायोटिक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, पेनिसिलिन। अब आपके लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर आपको बताना है। तो ये थे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी।